मोदी जी आ रहे हैं तो कुछ उम्मीदें लेकर आ रहे हैं उनके, जनता को भी कुछ उम्मीदें हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड को फिर से खड़ा करने में मदद मिलेगी। तो इनका एक नारा था कि जब से आए बहुगुणा भ्रष्टाचार हुआ 100 गुना, और बाद में वही 100 गुना भ्रष्टाचार वाले जो बहुगुणा थे उन्हीं की पार्टी में शामिल हो गए। इन्होंने उनको वॉशिंग मशीन में डाला, नलाया धुलाया, गंगा जल डाला और ऊपर से फिर उनको गौमूत्र वगैरह पिला के सब ठीक ठाक कर दिया। जब पूरा उत्तराखंड आपदा की मार झेल रहा है, सब कुछ तहस तहस सा लगता है पहाड़ में, ऐसे में उसे फिर से जीवित करना एक बड़ी चुनौती है। हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमने उन लोगों के साथ खड़े होने की जरूरत है जिन्होंने अपनों को खोया है। मुझे नहीं लगता है कि जिनका सब कुछ उजड़ चुका है, उनका घर बर्बाद हो गया है, घर टूट हो गई है, उनकी दुकानें, उनका खेती, पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और कोई छोटी मोटी राहत से उन लोग को कहीं लाभ नहीं मिलेगा। तो सरकार जिस राहत को दे रही है, जिस पैकेज को दे रही है, तो हम उनको बसाने के लिए दे, उनके किस तरह से उनको फिर खड़े अपने पैरों पे खड़ा करें, उसके लिए करें, तब तो लगेगा दौरा निश्चित रूप से आशा के अनुरूप है। ऑल वेदर रोड दिया गया है, नाम तो उनका ऑल वेदर रोड है, लेकिन वो ऑल वेदर साबित नहीं हो रही है। इसकी भी दोबारा से इसको जो है रिवाइज करने की जरूरत है कि हम वास्तव में इसमें धरातल पे उतर रहे नहीं उतर रहे। आज अगर फुल फ्लेज यहाँ पर मिनिस्टरशिप होती, आज इनके पास 5 और मंत्री होते, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से धामी जी उस नीले वाले हेलीकॉप्टर को लेकर दिन भर दौड़ रहे हैं, उसकी बजाय वो 5 जगह पर 5 जिलों में 5 मंत्रियों को और भेजते, तो उनको जो काम करने में आसानी होती। नमस्कार। उत्तराखंड में वैसे तो बहुत सारी न्यूज ही न्यूज है, हर रोज आपदा और आपदा को लेकर बहुत क्लियर आवाज, तस्वीरें और तमाम चीजें हमको देखने को मिल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण खबर जिस पर सबकी नजरें अब जा टिकी हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का दौरा। वो उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं, क्या लेकर आ रहे हैं, बस ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे। वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस राहत पैकेज का जिक्र हो रहा है, जो धामी सरकार ने केंद्र को प्रपोजल दिया है, ज्ञापन सौंपा है, उसमें जो आंकड़ा बताया गया, उसमें कांग्रेस वाले थोड़ा सा रजामंदी नहीं दिखा रहे हैं, उनका कुछ और कहना है। करण मेहरा साहब सामने आए, उन्होंने पहले कुछ और बजट बताया, उन्होंने कहा कि हालात अब थोड़ा सा और विकट हो गए हैं, इसलिए ये बजट कुछ और होना चाहिए। लेकिन मिलेगा कितना बल और कैसे मिलेगा और किस तरीके से तस्वीर फिर से दोबारा बदलेगी, यानी कि पुरानी तस्वीर में वो तमाम इलाके हमारे लौट आएंगे, उसको बनाने के लिए कितना खर्च आएगा, जो बजट आएगा वो कैसे यूज होगा और कितना आएगा। हमने 2013 की आपदा भी देखी, उसका बजट भी देखा और बजट कहां किस तरीके से इस्तेमाल में लाया गया वो भी देखा होगा लोगों ने। लेकिन अब केंद्र को भेजे गए प्रपोजल पर क्या सिर्फ सियासी तकरार और सियासी बयानबाजियां हो रही है, या फिर वाकई में जो कांग्रेस कह रही है कि ये बजट जिसकी डिमांड की गई है वो नाकाफी सा है और ज्यादा जरूरत है और ज्यादा मांगना चाहिए। इसको लेकर हम बात करेंगे, आपदा को लेकर भी बात होगी और आपदा पर होने वाले खर्च को लेकर भी बात होगी। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, उनसे आपका परिचय कराता हूं। दुर्गेश्वर लाल जी बीजेपी विधायक हैं, बड़ौदा से। स्वागत है सर आपका। मनोज तिवारी जी अल्मोड़ा से आते हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। गजेंद्र रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, बुलंद आवाज वाले हैं। आपका भी स्वागत है गजेंद्र भाई। चर्चा की शुरुआत दुर्गेश्वर जी मैं आप ही से कर रहा हूं। डबल इंजन की सरकार हम बार बार कहते हैं और ये बहुत ज्यादा प्रचारित भी हुआ है, और अब वक्त आ गया है बल्कि डबल इंजन की ताकत को दिखाने का। जब पूरा उत्तराखंड आपदा की मार झेल रहा है, सब कुछ तहस नहस सा लगता है पहाड़ में, ऐसे में उसे फिर से जीवित करना एक बड़ी चुनौती है। बजट को लेकर बातचीत हो रही है, एक धामी सरकार ने बजट का प्रपोजल दे दिया, उस प्रपोजल को लेकर किस तरह की सोच बीजेपी की है या सरकार की है, क्या कुछ उसमें दिखाया गया? कांग्रेस कह रही है ये कम है, क्या कहेंगे आप? पंकज भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड वासियों को प्रणाम करता हूं, और जो सवाल आपने रखे और आप विषय कांग्रेस का कर रहे थे कि कांग्रेस ने जो है बजट के लिए अपनी जो है अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी है, तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस उत्तराखंड के प्रति एक संवेदनशील है और उत्तराखंड को हमेशा अपना परिवार लेके मानते हैं। आपने देखा होगा, मैंने बहुत छोटी राजनीतिक करियर है मेरा, तो इस राजनीतिक करियर में मैंने
पहला मुख्यमंत्री देखा है कि एक छोटे से प्रदेश में इतने दौरे लगते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अन्य प्रदेशों में भी माननीय प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड में कुछ स्पेशल एक लगाव है। और उन्होंने उन्होंने एक बाबा केदार की धरती से कहा था कि जो 21वीं सदी का जो तीसरा दशक उत्तराखंड का है, उसके लिए उसको सच भी साबित कर रहे हैं। इसलिए जो प्रधानमंत्री जी है, कल का जो कार्यक्रम है माननीय प्रधानमंत्री जी का, ये विशेष करके जो उत्तराखंड में हुई जो त्रासदी है, उस तमाम चीजों को लेकर के पहले भारत सरकार से जो है मेरे जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है धराली में एक विशेष टीम भेजी गई। उन्होंने उसका जो आकलन करके गया कि कितनी परिसंपत्तियों का नुकसान हुआ है। ठीक है, इस विशेष मुद्दे पर मैं तो कहूंगा कि ये राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन इतनी बात है कि हमारे जब सबका, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अन्य किसी भी दल के हो, हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमने उन लोगों के साथ खड़े होने की जरूरत है जिन्होंने अपनों को खोया है। देखो, आपदा कभी बता के नहीं आती है, ये एक ट्रेजेडी है बेसिकली, और ये दैविक आपदा है, और इसमें हम सबको साथ होने की जरूरत है। और मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि विपक्ष से भी कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, और वैसे वो तो उनके दिल में है उत्तराखंड, लेकिन हम चाहते हैं कि जितना बेस्ट से बेस्ट हो। जो उत्तराखंड, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो 24 आवर जो वर्क कर रहे हैं, उत्तराखंड के अंतिम व्यक्ति तक जो है, जहां भी छोटी सी भी कहीं घटना होती है वो स्वयं जाते हैं, वो चाहे जेसीबी से बैठ के जाए, चाहे किसी भी माध्यम से वो लोगों के बीच में जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से उत्तराखंड की जितनी पूरी जो परिसंपत्ति एग्जैक्टली जो जितना खोते हैं, तो उतना तो उसकी उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन जो है कि क्या उत्तराखंड के लिए बेस्ट हो सकता है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने जो प्लान किया हुआ है, यहाँ के एक्सपर्ट्स ने प्लान किया हुआ है, तो मुझे लगता है उसमें हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। और इस उत्तराखंड को रिबिल्ड करने का हमारा जो है एक समय है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत भी करता हूँ। मनोज, आप क्या सोचते हैं? बजट को कई जी आ रही है। हाँ, पंकज रौतेला जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पे इस परिचर्चा ये कराई है, तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और इस देश के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी दैवीय आपदा जो भीषण आई थी उसको लेके प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, तो मैं यहाँ के एक नागरिक होने के नाते उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप से उनका जो दौरा है वो उत्तराखंड के हित में हो, और जो हमारी चाहे धराली में आपदा आई है, चाहे थराली में आपदा आई है, चाहे उत्तरकाशी आई, कपकोट आई है, अन्य क्षेत्रों में आई है, और निश्चित रूप से वहाँ के लोगों के मरहम लगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये पर्वतीय राज्य है और मैदानी राज्य, और ये प्रत्येक वर्ष होता है, तो क्यों नहीं भारत की सरकार जो हमारे दैवीय आपदा के मानक हैं उनमें यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए स्थिरीकरण क्यों नहीं करते? क्योंकि जो भी राहत अगर मिलेगी, राहत पैकेज मिलेगा, मुझे नहीं लगता है कि जिनका सब कुछ उजड़ चुका है, उनका घर बर्बाद हो गया है, घर टूट फूट हो गई है, उनकी दुकानें, उनका खेती, पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, और कोई छोटी मोटी राहत से उन लोग को कहीं लाभ नहीं मिलेगा। तो सरकार जिस राहत को दे रही है, जिस पैकेज को दे रही है, तो हम उनको बसाने के लिए दे, उनके किस तरह से उनको फिर अपने पैरों पे खड़ा करें, उसके लिए करें, तब तो लगेगा दौरा निश्चित रूप से आशा के अनुरूप है, निराशाजनक रहेगा। और दैवीय आपदाओं में निश्चित रूप से स्थलीकरण होना। 13 में जब हमारी सरकार, और हमें जहाँ चाहे केदारनाथ से लेके जहां आपदा आई थी, कपकोट, पिथौरागढ़, अन्य क्षेत्रों में, हमारे उस समय के प्रदेश जी ने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से भी वहां पर धन आवंटित किया था, जिससे कि लोगों को काफी राहत मिली थी। और उसी अनुसार प्रदेश की सरकार भी मदद करे और केंद्र की सरकार भी जो राहत दे सकती है, फौरी राहत भी दे और उनको तत्काल उसका निस्तारण हो।
ठीक है, ठीक है। गजेंद्र भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपने आप क्या बोले? हमने कहा उत्तराखंड, पहले तो मैं जानता हूँ कि उत्तराखंड की तमाम चीजों को आपने देखा परखा है, आपदा को भी आपने देखा है और समझा है। आंकड़े हमारे सामने कुछ आते हैं, उन आंकड़ों को लेकर हम बातचीत भी करते हैं। अब एक बात तो तय है कि जो लोग चले गए, जो तबाह हो गया, और उसे कैसे हम जिंदा कर सकते हैं, कैसे दोबारा से हम उसको पटरी पर ला सकते हैं, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मोदी जी आ रहे हैं तो कुछ उम्मीदें लेकर आ रहे होंगे, जनता को भी कुछ उम्मीदें हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड को फिर से खड़ा करने में मदद मिलेगी। आपके जरिए मैं समझना चाहूंगा। सबसे पहले जो दुर्गेश्वर लाल जी ने कहा है कि मोदी जी का उत्तराखंड से बहुत पुराना नाता है, तो आपदा को लेकर मुझे बहुत अच्छी तरह याद आ रहा है कि जब उत्तराखंड में केदारनाथ की भीषण त्रासदी आई थी, उस दौर में वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और विजय बहुगुणा यहाँ चीफ मिनिस्टर थे। तो विजय बहुगुणा ने नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया और बहुत तू मैं हुई, बहुत गर्मा गर्म बहसें हुई, बहुत आरोप प्रत्यारोप लगे। और उसके बाद आपको ध्यान होगा, जब केंद्र सरकार से पैकेज आया तो उसके बाद जो ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र हैं, उस समय अपोजिशन में हुआ करते थे, तो इनका एक नारा था कि जब से आए बहुगुणा भ्रष्टाचार हुआ 100 गुना। और बाद में वही 100 गुना भ्रष्टाचार वाले जो बहुगुणा थे उन्हीं की पार्टी में शामिल हो गए। इन्होंने उनको वॉशिंग मशीन में डाला, नलाया धुलाया, गंगा जल डाला और ऊपर से फिर उनको गौमूत्र वगैरह पिला के सब ठीक ठाक कर दिया। एक इनका और स्लोगन है आपदा में अवसर। उस आपदा में अवसर को हमने तब भी देखा जब निशंक जी मुख्यमंत्री थे और उस समय भी यहाँ बहुत भीषण आपदा आई थी और 3 दिन के भीतर इन लोगों ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव बना के दिया था कि 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। कमोबेश ये स्थिति हर उस क्षण में रही जब जब आपदाएं आई है। अब आप देखिए, जब आपदा आती है तो पुल टूट गए, सड़क टूट गए, पटवारी को, कानूनगो को, तहसीलदार को, एसडीएम को, डीएम को एग्जैक्ट उसका लोकेशन तक जाने में, उन चीजों का एग्जैक्ट वैल्यूएशन करने में एक लंबा टाइम चाहिए होता है। और वो अधिकांश समय हमने देखा इस प्रदेश में फर्जी काम ऐसे टाइम पे बहुत बड़ी संख्या में होते हैं और वो आपदा में अवसर जिसे कहा गया है कि आपदा का पैसा आ रहा है उसे खूब खाया जा रहा है, ये इस दौर में हमने कई बार देखा है। जो सबसे खराब बात है वो ये कि अगर किसी का एक खेत टूटा हो उसको भी 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जिसके सारे खेत बह गए उसके लिए भी वही मानक है। तो जो उसके पैरामीटर्स हैं, जब तक आप उनको मजबूत नहीं करोगे तो मेरा मानना तब तक दिक्कतें रहेंगी। ये जो प्रधानमंत्री का दौरा है, इस प्रधानमंत्री के दौरे से पहले उत्तराखंड की सरकार के जो अधिकारी हैं उन लोगों ने उसका वैल्यूएशन किस प्रकार से किया है, इसको स्पष्ट रूप से सामने रखने की जरूरत है। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक टीम अलग से भेजी है, वो चेक बैलेंस शायद करना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड के जो अधिकारी हैं, जो यहाँ के जो लोअर ग्रेड पे जो तमाम तरह की जो पहले चीजें भारी अनियमितताएं देखने को मिली है, उनके उपचार के लिए आप क्या करना है। तो निश्चित रूप से जो उत्तराखंड की जो टीम उस जो आपदा का जो आकलन कर रही होगी उसका, और जो भारत सरकार से जो एजेंसी आई है, जो अधिकारी आए हैं, जो कर्मचारी आए हैं, उन दोनों के बीच का जो सामंजस्य है उससे एक एक्चुअल पिक्चर आनी चाहिए। और ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये इस जिले का है या उस जिले का है, फलाने का है, कुछ का है। हमारा मानना है कि जो धराली के भीतर जो पहली आपदा आई थी और जिसमें लोगों के बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट से लेके और जो होम स्टे से लेके हमारे वो लोग जिनको हम भी प्रोवोक करते हैं कि भाई आप लोग देहरादून में एस्टेब्लिश हो गए हैं, अपना कुछ पैसा पहाड़ में अपने गांव में इन्वेस्टमेंट कीजिए। मेरे जो 20 साल की पत्रकारिता का जो अपना अनुभव है, हमारे बहुत सारे मित्र हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, हम उनको बोलते हैं यार अब आपने यहाँ पर अपने को एस्टेब्लिश कर रखा है, आप कुछ पैसा वहां इन्वेस्ट करेंगे तो निश्चित रूप से पहाड़ के लोगों को राहत मिलेगी और वहां का पैसा वहां रोटेट होगा। इन घटनाओं से, इन आपदाओं से वो उसको एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा। सेटबैक लगने का इस बार आपने शुरुआत वहां से देखी जहां प्रधानमंत्री मोदी आए थे और उन्होंने कहा था कि भाई हम शीतकालीन यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज सुबह हम खबर देख रहे थे कि 34 दिन बाद जो है गंगोत्री धाम में जो है गाड़ियों का पहला काफिला पहुंचा। बहुत बड़ा नुकसान होता है जब इतने समय तक यात्रा प्रभावित हो जाती है। और चूंकि हमारा जो प्रदेश है 4 धाम यात्रा इसके लिए आर्थिक का एक बड़ा स्रोत है। अब अगर हम उसको सुचारू रूप से नहीं चला रहे हैं, जिन सड़कों का नाम ऑल वेदर रोड दिया गया है, नाम तो उनका ऑल वेदर रोड है लेकिन वो ऑल वेदर साबित नहीं हो रही है, इसकी भी दोबारा से इसको जो है रिवाइज करने की जरूरत है कि हम वास्तव में उसमें धरातल पे उतर रहे नहीं उतर रहे। बहरहाल कल का जो प्रोग्राम है उस कार्यक्रम के लिए यहाँ उत्तराखंड के सारे, मेरे ख्याल लगता है सारे सांसद बुलाए गए हैं, यहाँ के मिनिस्टर्स बुलाए गए और इन सब लोगों को, जितने भी विधायक हैं चाहे किसी भी दल के,
उन लोगों को अपने अपने क्षेत्र के जो जो नुकसान हुआ है एक एक चीज का आकलन उत्तराखंड सरकार को सौंपना चाहिए। उत्तराखंड सरकार उनकी नहीं सौंपती तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के मेल पे डालना चाहिए, नहीं तो प्रधानमंत्री के मेल पे डालना चाहिए। भारत सरकार के जो मुख्य सचिव लेवल के जो लोग हैं वहां तक पहुंचाने की जरूरत है। और मेरा मानना है कि पॉलिटिक्स करने के लिए बहुत समय होगा, लेकिन जो आपदा में अवसर की जो बात कही गई थी वो ऐसा ना हो कि दोबारा से जब से आए बहुगुणा भ्रष्टाचार हुआ 100 गुना और फिर इधर उधर की बात करके ऐसा ना हो जाए। कल का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है और मेरा मानना है कि यहाँ के जो भी लोग हैं उन लोगों को अपने क्षेत्र की बात को, अपने क्षेत्र की पीड़ा को, अपने क्षेत्र के नुकसान को पुरजोर तरीके से भारत सरकार के और उत्तराखंड सरकार के सामने रखना चाहिए। ठीक है दुर्गेश्वर जी, एक सवाल आप बात करिएगा जिस तरीके से गजेंद्र भाई ने बात को रखा है। मैं भी चाहता हूं कि ऐसा कुछ होना। मैं बार बार ये कहता हूं उत्तराखंड की नियति बन गई है कि आज बनाओ कल उजड़ेगा, फिर बनाओ फिर उजड़ेगा। ये एक नियति जैसी बन गई है और वो उसके साथ हमको शायद चलना है। लेकिन सिस्टम और कुछ सवाल जिस तरीके से गजू भाई उठा रहे हैं, गजेंद्र भाई उठा रहे हैं, वो सवाल हर बार उठते हैं। इस बार ऐसा क्या होना चाहिए, क्या करने जा रही है सरकार जिससे कि वो पुरानी दौर की बातें याद ना आए, एक नई मिसाल पेश हो? मैं गजेंद्र भाई का मैं बड़ा सम्मान करता हूं और क्योंकि इनके अनुभव भी भाई साहब ने बताया कि मेरा 20 साल का कार्य जो एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली इन्होंने विभिन्न सरकारों को देखा है और तमाम प्रशासकों को भी देखा है। इन्होंने जो बातें कही है, मुझे सब बातों से मैं सहमत हूं। जरूरी है कि जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कल का दौरा है, ये उत्तराखंड के लिए एक विशेष दौरा है। क्योंकि देखिए, इसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी हम पूरा, चाहे आपका पिथौरागढ़ हो, चाहे आपका हरिद्वार हो, चाहे आपका उत्तरकाशी हो, चाहे आपका चमोली हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे आपदा से लोग परेशान है। किसी की अगर मैं पहाड़ की बात करूं तो सड़कें भी नष्ट हुई है। मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं तो मेरा जो क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र है और बागवानी क्षेत्र है। मैं देख रहा हूं कि सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। मैंने पहली बार ऐसा एक्टिव मुख्यमंत्री देखा है, मैं कहूंगा प्रोएक्टिव मुख्यमंत्री देखा है कि 24 आवर आपकी जेसीबियां, एलएनटियां, जो मशीनरी जरूरत पड़ी, हम बरसात में भी हर मोमेंट पे सड़कों पे जो जेसीबियां दिखी, लोग काम करते हुए दिखे जी। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अभी जो नुकसान हुआ, अगर मैं अपनी विधानसभा की बात करता हूं, मेरे जिले की बात करता हूं, तो हमारे जिले में 3 विधायक आते हैं हमारे, तो तीनों मैक्सिमम सभी से बात करके हम जिलाधिकारी के माध्यम से अपने सारे जितने भी सरकारी आंकड़े वो सारे जो है हमने जिलाधिकारी को प्रोवाइड कर चुके हैं। होप सो, क्योंकि पूरे कल जो इतने बड़े हाई लेवल की बैठक होगी, तो इस बैठक में गजेंद्र भाई कल विशेष करके सभी जितने 13 जिले हैं तो 13 जिले के सभी जिलाधिकारी होंगे और यहाँ पे साथ साथ हमारे जो चीफ सेक्रेटरी है, माननीय मंत्रीगण है। और आपने एक बहुत बढ़िया अच्छा सुझाव दिया है कि सभी विधायक 70 विधायक हैं और हम सब उत्तराखंड के बारे में नहीं सोचेंगे। चाहे मनोज तिवारी भाई हैं, मेरे बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं। हम सबको अपनी आज के डेट में जो उत्तराखंड में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हर कोई नहीं कर पाएगा। और आप कह रहे हैं कि आए दिन जो घटना होती रहती है, आएगा, बनेगा, टूटेगा, तो ये तो इस पे तो कोई कंट्रोल नहीं है, इस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे पास ये है कि आपदा आपको जो एक टास्क दे के जा रही है, आपको एक काम करके देने को दे रही है। आप उस काम में कितने सक्सेस होते हो, फेल्योर हो या आप उसमें आप सक्सेस होते हो, उस काम को किस नियत के साथ करते हो। तो उसके लिए मैं कहता हूं कि हमारा जो मुख्यमंत्री जी है पूरा संवेदनशील है, हर जगह काम करने में लगे हैं। हमें विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस उत्तराखंड को बड़ी सौगात देके जाएंगे। और जो प्रोजेक्ट जी, छोटा सा एक और चाहता हूँ, अब सुनिएगा, क्योंकि आपने कहा मुख्यमंत्री जी एक्टिव है। मैं जानता हूँ और मैंने देखा भी है और मुझे ऐसा लगता है, और कई लोगों से मेरी बात भी होती है, गजेंद्र भाई जैसे कई लोग हैं,
जो ये बताते हैं कि केवल सीएम धामी का ही हेलीकॉप्टर घूम रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि सिर्फ धामी के घूमने से या मुख्यमंत्री के घूमने से ही काम नहीं चलने वाला। मंत्रियों की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। योगेश्वर जी, तमाम लोगों पर लोग सवाल कर रहे हैं कि अकेले धामी जी ही क्यों? इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अगर चुनाव होता है, हेलो, मेरी बात सुन पा रहे होंगे? जी जी, बोलिए। हेलो, बोलिए बोलिए। हेलो, बोलो दुर्गेश जी, बोलो, आ रही हेलो। आवाज। पंकज जी, आवाज आ पा रही है मेरी? आ रही भाई, आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है, आप बोलिए। मुझे लगता है कि शायद कोई तकनीकी व्यवधान है। आपको आवाज आ रही पंकज भाई? हाँ, मुझे आ रही है, लेकिन अभी वो जो विषय आप लेकर आए हैं ना कि धामी जी अकेले नजर आ रहे हैं, मंत्री नजर नहीं आ रहे हैं, तो आपको इस बात पे आना पड़ेगा कि मंत्री आएंगे कहां से जब मंत्री है ही नहीं। मंत्रिमंडल की 5 सीटें खाली हैं, तो कौन मंत्री आएगा? उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आएंगे यहाँ, या भारत सरकार कौन आएगा यहाँ पर? तो जब आपने मंत्रिमंडल का प्रॉपर तरीके से गठन ही नहीं करा है, तो निश्चित रूप से हेलीकॉप्टर में आपको अकेले जाना पड़ेगा, टेम्पू में भी अकेले जाना पड़ेगा, और जेसीबी में अकेले जाना पड़ेगा। निश्चित रूप से वो तो कमी आपकी है कि आपने जो है 4 साल होने को है, बार बार कह रहे हैं कि हम जो है मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं, लेकिन होता ही नहीं है। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा फेलियर है, और इस बात की आज कमी महसूस की जा रही है कि आज अगर फुल फ्लेज यहाँ पर मिनिस्टरशिप होती, आज इनके पास 5 और मंत्री होते, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से धामी जी उस नीले वाले हेलीकॉप्टर को लेकर दिन भर दौड़ रहे हैं, उसकी बजाय वो 5 जगह पर 5 जिलों में 5 मंत्रियों को और भेजते, तो उनको जो काम करने में आसानी होती, और जो आपदा राहत कार्य हैं और आसान होते। और निश्चित रूप से अभी भी सब कुछ बिगड़ा नहीं है। इतना लंबा टाइम खींच दिया, कभी महेंद्र भट्ट का बयान आ रहा है, मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, फिर सरकार का आ रहा है, फिर कह रहे हैं कि हमने यमुना कॉलोनी में कॉलोनी खाली करवा दी है मंत्रियों के लिए, कभी विधानसभा के वहां विजिट हो रहा है कि भाई मंत्रियों के ऑफिस चेक करे जा रहे हैं। ये सब नहीं हुआ है, और ये सब होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम है। इसमें स्पष्ट रूप से जो फिगर्स है वो बनाई गई है कि आप मुख्यमंत्री के साथ में मंत्री होंगे, जब नहीं आप बनाओगे तो निश्चित रूप से आपको इसी प्रकार से अकेला दौड़ना पड़ेगा। जी, दुर्गेश्वर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है, उम्मीद ये करता हूं। और सवाल का जवाब आपसे मैं लेना चाह रहा था कि अकेले धामी जी ही क्यों? अब देखिए ना, धामी जी ही क्यों के सवाल पर एक सवाल और बन गया कि 5 लोग और होते, वो भी घूमते बल, वो भी जाते बल, और खासकर वो लोग, वो विभाग, आपदा प्रबंधन वाला विभाग, ये कहा जा रहा है कि आपदा प्रबंधन को लेकर एक अलग मंत्रालय, अगर ये चीजें होती तो शायद और चीजें बेहतर हो जाती, लेकिन है नहीं ऐसी तस्वीर। क्या कहेंगे आप? दुर्गेश्वर जी, आवाज आ रही है? दुर्गेश्वर जी, आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ पा रही भाई साहब? जी आ रही है, आप बोलिए। हेलो, आ रही है, आप बोलिए। हाँ, बीच में नेटवर्क इशू आ गया था, उसकी वजह से जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि मुख्यमंत्री अकेले दिख रहे हैं। देखिए भाई, आज जो है इस प्रदेश को संवारने में, इस प्रदेश को बनाने में अगर चुनाव होगा तो नाम तो मुख्यमंत्री के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा ना। मैं कह रहा हूँ, और सभी जो विधायक मंत्री हैं, विधायक हैं, प्रत्येक अगर मंत्री भी बन गया उसको भी तो अपनी विधानसभा में जाना पड़ेगा। वो भी तो अपनी विधानसभा में, उसके यहाँ भी आपदा आ रही होगी, उसके यहाँ भी समस्याएं हो रही होंगी, तो सभी लोग अब अपने काम पे लगे हुए हैं। लेकिन हमारा मुख्यमंत्री हर चीज को काम करने में सक्षम है। उनको जो लट्ठी की जरूरत नहीं कि वो जाके कोई हाथ पकड़ के लेके जाए, वो कहीं भी चले जाएंगे, वो जैकेट पहन के भी चले जाएंगे, जेसीबी में भी बैठ के चले। जैसे गजेंद्र भाई साहब कह रहे थे कि जेसीबी में बैठ के चले जाएं और जाके आपके जैकेट पहन के चले जाएं। इज ए यंग मैन, तो मुझे लगता है तो वो कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वी अप्रिशिएट टू देम। क्या हम तो कहता हूँ अप्रिशिएट कर सकते क्या? इस पर सवाल नहीं हो सकता कि आप एक आपदा मंत्रालय ऐसा हो, मौकों को संभालने के आपकी आवाज डिस्टरबेंस हो रही बॉस, आवाज नहीं आ पा रही है। हेलो भाई, आप बोलिएगा।
लगता चले गए हैं। सियासी लोगों के साथ थोड़ा सा दिक्कत ये है कि जिस तरीके से हम लोग सवाल पूछते हैं या जो सवाल है, कभी तकनीकी व्यवधान भी मैं थोड़ा लाया हूँ। सरकार की पॉलिसी है वो टेक्निकल तौर पर अब कितने मजबूत है ये भी पता चल जाता है, कहीं पर सिग्नल नहीं है, कहीं पर है। हो सकता है मेरी तरफ से दिक्कत हो, लेकिन एक चीज है, आपने मंत्रालय वाली बात कर दी और मैं आपदा मंत्रालय की भी बात करना चाहता हूँ, क्या कहेंगे इस पर? निश्चित रूप से ये कठिनाइयां तब तक आपको आएंगी कि जब तक आपके पास एक टीम नहीं होगी। अभी आप भी जिस स्टूडियो में बैठे हैं वहां पर अगर इंटरनेट खराब हो रहा है और कोई तात्कालिक रूप से ठीक करने वाला नहीं तो निश्चित रूप से दिक्कत आएगी। कोई बिजली वाला अगर ठीक करने वाला नहीं तो समस्या आएंगी। तो निश्चित रूप से जब भी कोई सरकार बनती है उसका एक परफॉर्मा बना रखा है कि भाई ये प्रधानमंत्री होंगे, इनके साथ इतने मंत्री होंगे, इतने सांसद होंगे, ये सब एक रूपरेखा बनाई जाती है, उसी अनुसार से चीजें तय की गई हैं। अब यहाँ पर इतना लंबा समय गुजर गया, आप मिनिस्टर नहीं बना पा रहे हैं तो अकेले दौड़ते दौड़ते आप हाँफ जाओगे, थक जाओगे। और फिर अगर वो कह रहे हैं कि भाई बहुत युवा है, कुछ भी है और जो है मुख्यमंत्री का चेहरा ही होता है जो चुनाव में होता है, तो ये तो दुर्गेश्वर लाल भी नहीं बता सकते कि चुनाव आते आते इनका जो टेम्परामेंट है सरकारें बदलने का और चेहरे बदलने का, आने वाले समय में क्या क्या देखने को इस प्रदेश में मिल सकता है। बहरहाल हमारा फोकस इसी बात पर आज रहना चाहिए इस चर्चा का कि जी, भाई जो आपदा आई उसमें वो जो केंद्र सरकार है और उत्तराखंड सरकार है, ज्यादा से जी, ज्यादा अगर संवेदनशीलता के साथ में काम करेगी तो निश्चित रूप से तभी इस प्रदेश का भला होगा और ये किए जाने की जरूरत है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा मानना है कि हम जो अपने ये हमारा जो पहाड़ी राज्य है उसके साथ एक ये बहुत बड़ा धोखा होगा। और जिस प्रकार की कोताहियां अभी तक देखने को मिली है, बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपने अभी कुछ दिन पहले बागेश्वर में थे मुख्यमंत्री तो उनका फोटो आया और उसको लेके बहुत क्रिटिसाइज भी मतलब उनको किया गया कि भाई वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं उनमें चूना डलवाया गया है। विपक्ष की ओर से भी आवाज आई कि भाई मुख्यमंत्री जी आपदा में जा रहे हैं और चूना डाली हुई सड़क पर चल रहे हैं। तो हो सकता है कि वहां के डीएम कुछ ज्यादा ही जो है उनको मक्खन लगाने के चक्कर में हो, या वो जो विधायक वहां के गढ़िया जी उनको लगा कि आज मेरे क्षेत्र में मुख्यमंत्री आ रखे हैं। तो ऐसा ना हो कि कल जो है इनको प्रधानमंत्री मोदी से इस प्रकार की कोई डांट खाने को मिले। तो ज्यादा बेहतर है कि इस बात पर फोकस किया जाना चाहिए कि अपने प्रदेश के लिए कल हम क्या बेहतर कर सकते हैं। जी। मनोज भाई भी जुड़ चुके हैं। मनोज भाई, बात चल रही थी कि आपदा प्रबंधन को लेकर और जो बजट केंद्र से आता है उस बजट के इस्तेमाल को लेकर मैंने कहा उत्तराखंड की ये नीति हो गई, हर साल हम बजट ही मांगते रह जाते हैं। जो बजट हम मांगे भी तो वो हमारी बेहतरी के लिए, हमारी डेवलपमेंट, हमारे विकास के लिए खर्च हो, लेकिन हम उन्हीं चीजों को बनाते हैं, फिर वही चीजें उजड़ जाती है, फिर उन्हीं को बनाते हैं। हम तो वहीं फंसे रह गए अलग राज्य के बाद भी। नहीं आवाज आ रही है। मैं गजेंद्र भाई आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। हम फंसे तो वही हैं, ये सब जानते हैं। ऑल वेदर रोड का आपने जिक्र किया, पैसा आता है, लेकिन जो पैसे का आकलन किया जा रहा है, आपको क्या लगता है? हालांकि आप भी वो इतना आपने इतने इलाकों में आप भी नहीं जा पाए होंगे, कवर नहीं कर पाए होंगे, और सरकारी तंत्र तो सभी जगह पर है, डीएम है जो आकलन कर रहे होंगे नुकसान का। जो प्रपोजल भेजा गया प्रदेश सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को, वो 57,000 का लगभग, वो बजट वो ठीक है क्या? उस हिसाब से जो आपदा आई है उस हिसाब से ठीक लग रहा है? क्योंकि कांग्रेस वाले कुछ और कह रहे हैं। दरअसल विषय बीजेपी कांग्रेस सत्ता और विपक्ष का नहीं है। सवाल यह है कि जिन अधिकारियों की जिलों में तैनाती की गई है उनको तो परमानेंट यही काम करना है। हो सकता है कि आज इस जिले में आप वो कल दूसरे जिले में चले जाएं, तो निश्चित रूप से आज जो उस क्षेत्र का पटवारी है, जो कानून गो है, जो तहसीलदार है, जो एसडीएम है, जो डीएम है, इन सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात का आकलन करें कि इस आपदा में कृषि को कितना नुकसान हुआ है, बागवानी को कितना हुआ है, सड़कों को कितना हुआ है, बिजली विभाग को कितना हुआ है, पीडब्ल्यूडी को कितना हुआ है, जितने भी हैं उनका एक्चुअल आंकलन लेके सामने आने की जरूरत है। और आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए मुझे लगता है कि बहुत लंबा समय आगे भी रहेगा काम करने के लिए। लेकिन ये जो 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 समय आपको मिला है इस वक्त का इसी प्रकार से उपयोग किया जाना चाहिए कि भाई आप समय रहते हुए अपने क्षेत्र के में हुए नुकसान का कायदे से आकलन करें। और वो उन जिलों में जो जिलाधिकारी हैं वो जिलाधिकारी भी आंख खोलकर और कान खोलकर इस बात का आकलन करें और ये ना देखें कि किस पार्टी का यहाँ विधायक है, कोई उनको बोल रहा है या नहीं बोल रहा था, वो काम करें। तो निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी और इसी बात के लिए उनको वेतन दिया जा रहा है। कायदे के आंकड़े उनको सामने लाने चाहिए और सरकार की भी ये जिम्मेदारी। जी।
वाली है, उसकी तैयारियां की जानी है, और अगर समय रहते हुए इस आपदा से बाहर नहीं आ पाए तो जो जो चार धाम यात्रा, जो हमारी रीढ़ है आपदा उसकी राजस्व की, जो हमारे रोजगार की, स्वरोजगार की रीढ़ है, तो मेरा मानना है कि इसका नुकसान अगले 2 महीने बाद हमें बहुत ज्यादा होने वाला है। इसलिए इसको जितनी जल्दी हो सके हमें इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। जी। चलिए, कोशिश तो हम सभी लोगों से जुड़ने की कर रहे थे गजेंद्र भाई, लेकिन टेक्निकली इतना हो नहीं पा रहा। मनोज तिवारी जी का सिग्नल भी नहीं आ रहा है, दुर्गेश्वर जी भी अपने सिग्नल के कारण लॉस चले गए वो भी। बहुत शुक्रिया आप सबका, आपका गजेंद्र भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा के लिए। तो ये जानने और समझने की एक कोशिश की बजट आता है, लगता है और फिर से तबाही आती है, फिर हमको उन्हीं चीजों को दोबारा बनाना पड़ता है। कई जगह पर तो बजट पर भी सवाल होते रहे हैं कि बजट का आवंटन ठीक से नहीं हुआ, किन विभागों में किस तरीके से होना चाहिए था। लेकिन दगड़ियों, मोदी जी आ रहे हैं बल, मोदी जी कहते हैं उत्तराखंड से उनका गहरा नाता है, लगाव है। वो हमारी अपनी भाषा, बोली और पहनावे को भी कॉपी करते हैं। यहाँ आते हैं तो अलग मंचों का आप देखा होगा आपने, हमारी भाषा में बोलते हैं। ऐसे में अब मदद चाहिए प्रदेश को। प्रदेश अभी जख्म उसके जो है वो बहुत गहरे हैं, आपदा ने जो दिए, और ये लगता है कि कुछ उम्मीदें हैं, जो पैसा देंगे उससे एक बार फिर से उत्तराखंड खड़े होने की कोशिश करेगा। वो इलाके, पहाड़ के जो इलाके आपदा की वजह से तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, वहां पर उन्हें जीवन मिल पाएगा। देखने वाली बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कैसे होता है। उनके दौरे को लेकर जो भी खबर मेरे पास आएगी उस पर आप तक उस खबर को पहुंचाऊंगा, अपडेट आपको करूंगा उन खबरों को लेकर। फिलहाल चर्चा के जरिए जानने और समझने की कोशिश की किस तरीके से बजट और बजट को लेकर बात होती है, कैसी लगी ये चर्चा, उसको लेकर आप अपनी राय दे सकते हैं। और जो बजट आता है, जो नुकसान प्रदेश में हर साल होता है, उसको लेकर आपकी कोई सोच या फिर आपको कुछ लगता है कि हाँ यहाँ पर गड़बड़ है, ये सही है, आप बता सकते हैं। और इस चर्चा को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दगड़ियों। जय उत्तराखंड। मोदी जी आ रहे हैं तो कुछ उम्मीदें लेकर आ रहे हैं, उनके जनता को भी कुछ उम्मीदें हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड को फिर से खड़ा करने में मदद मिलेगी। तो इनका एक नारा था कि जब से आए बहुगुणा भ्रष्टाचार हुआ 100 गुना, और बाद में वही 100 गुना भ्रष्टाचार वाले जो बहुगुणा थे उन्हीं की पार्टी में शामिल हो गए। इन्होंने उनको वॉशिंग मशीन में डाला, नलाया धुलाया, गंगा जल डाला, और ऊपर से फिर उनको गौमूत्र वगैरह पिला के सब ठीक ठाक कर दिया। जब पूरा उत्तराखंड आपदा की मार झेल रहा है, सब कुछ तहस नहस सा लगता है पहाड़ में, ऐसे में उसे फिर से जीवित करना एक बड़ी चुनौती है। हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमने उन लोगों के साथ खड़े होने की जरूरत है जिन्होंने अपनों को खोया है। मुझे नहीं लगता है कि जिनका सब कुछ उजड़ चुका है, उनका घर बर्बाद हो गया है, घर टूट हो गई है, उनकी दुकानें, उनका खेती, पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, और कोई छोटी मोटी राहत से उन लोग को कहीं लाभ नहीं मिलेगा। तो सरकार जिस राहत को दे रही है, जिस पैकेज को दे रही है, तो हम उनको बसाने के लिए दे, उनके किस तरह से उनको फिर खड़े अपने पैरों पे खड़ा करें, उसके लिए करें, तब तो लगेगा दौरा निश्चित रूप से आशा के अनुरूप है। ऑल वेदर रोड दिया गया है, नाम तो उनका ऑल वेदर रोड है, लेकिन वो ऑल वेदर साबित नहीं हो रही है। इसकी भी दोबारा से इसको जो है रिवाइज करने की जरूरत है कि हम वास्तव में इसमें धरातल पे उतर रहे नहीं उतर रहे। आज अगर फुल फ्लेज यहाँ पर मिनिस्टरशिप होती, आज इनके पास 5 और मंत्री होते, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से धामी जी उस नीले वाले हेलीकॉप्टर को लेकर दिन भर दौड़ रहे हैं, उसकी बजाय वो 5 जगह पर 5 जिलों में 5 मंत्रियों को और भेजते, तो उनको जो काम करने में आसानी होती।